नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमारा सेशन भूगोल विषय के चतुर्थ मॉडल पेपर यानी फोर्थ मॉडल पेपर को हल करने पर रहेगा। परीक्षा नज़दीक है, अतः इस चैनल पे आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट डाले जाते रहेंगे। शेखावाटी मिशन के मॉडल पेपर विश्लेषण सहित डाले जा चुके हैं, आप उनको भी देखें। तो अपना जो आज का पेपर है वो फोर्थ मॉडल पेपर है। इसका समय अपने एग्जाम में रहेगा 2 घंटे 45 मिनट। पूर्णांक आएगा 56। बहुविकल्पीय प्रश्न 9 होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले 4 होंगे। अति लघुत्तरात्मक 4 होंगे। लघुत्तरात्मक जो होंगे वो 12 होंगे। दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न होंगे वो 3 होंगे। निबंधात्मक जो प्रश्न होंगे वो हमारे 2 आने वाले हैं। मानचित्र है वो 2 मानचित्र आएंगे अपने, एक संसार का आएगा और एक भारत का आएगा। 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर का मानचित्र आएगा। तो हम शुरू करते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं, शून्य से शिखर की ओर पहुंच सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूगोल विषय का फोर्थ मॉडल पेपर। तो हम हल करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। मानवतावादी आमूलवादी व्यवहारवादी विचारधाराओं की उदय की जो समय अवधि रही वो 70 का दशक रही। 70 का दशक। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप है। सिनकोना नामक जो वृक्ष है वो किसकी छाल से प्राप्त होता है? कुनैन। कृत्रिम जो रेशा है, जिस उद्योग में कृत्रिम रेशा बनाया जाता है वो उद्योग कौन सा होता है? रासायनिक उद्योग होता है, क्योंकि ये रासायनिक पदार्थों से ही कृत्रिम रेशा बनाया जाता है, तो ये रासायनिक उद्योग है। सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन की प्रादेशिक केंद्र एशिया के किन शहरों में स्थापित हो गया है? तो ये अपने जो शहर हैं वो मुंबई, बैंकॉक, शंघाई ये शहर हैं। लंदन निम्न में से किस प्रकार का नगर है? तो ये पतन नगर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भाषाई समूह 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से विशालतम भाषाई समूह पूछा गया है तो ये भारतीय आर्य जो समूह होता है वो है। निम्न में से किस पर्यावरण में परीक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? परीक्षित जो ग्रामीण बस्तियां कितनी प्रकार की होती हैं अपने आप को ध्यान होना चाहिए। शेखावाटी मिशन 100 के जो नोट्स PDF का विश्लेषण किया गया है उसमें हर एक बस्ती के बारे में विस्तार से बताया गया है, आप पहले वहां जरूर देखें। तो हम चलते हैं, परीक्षित ग्रामीण बस्तियां कौन सी होती हैं, कहाँ इनकी उम्मीद नहीं की जा सकती, यानी कहाँ इनकी जो अपेक्षा है वो नहीं की जा सकती। तो परीक्षित बस्तियां किन जगहों पे होती हैं ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो परीक्षित बस्तियां होती हैं जंगलों में, जैसे कुछ ढाणियाँ हो जाए, झोपड़ियाँ बांध ले, या पहाड़ों के ढलानों में बांध ले। तो गंगा का जो जलोढ़ मैदान है यहाँ तो संघन बस्तियाँ होंगी, तो इस स्थान पे नहीं हो सकती। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, परीक्षित बस्तियाँ गंगा का जलोढ़ मैदान में नहीं हो सकती। दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो ये जवार है, जवार की फसल है। अब अपन रिक्त स्थान भर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित भूमि, यानी कहें कि 1 साल से 5 साल तक वो भूमि जिस पे कृषि नहीं की जाती तो उसको कहते हैं पुरातन प्रति भूमि। पुरातन प्रति भूमि। जल संभर प्रबंधन से संबंधित जल संरक्षण का एक प्रोग्राम चल रहा है, नीरू मीरू। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने, नीरू मीरू, इसको बिल्कुल ध्यान रखें आप। नीरू मीरू कार्यक्रम ये किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत है वो भरना है, ताप है वो अनवीनीकरणीय स्रोत है। तो ये हमारा आंसर रिक्त स्थान में आ जाएगा, ताप। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 से हुई थी, तो यह अपने को साल भरनी है 1911। अब हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 1 नंबर वाले। जनसंख्या अभी तक हम 1 नंबर वाले प्रश्न ही हल कर रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? तो जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक हैं वो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 घटक हैं जो जन्म दर को प्रभावित करते हैं।
आदिमकालीन मानव के जीवन निर्वाह के 2 कार्य बताइए। आदिम यानी प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहता था, तो वो किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करता था, किस प्रकार से अपना पेट भरता था। तो वो पशुओं का शिकार कर लेता था, आखेट कर लेता था, और निकटवर्ती जो क्षेत्र होता था, जंगल होते थे, वहाँ से कंद मूल आदि इकट्ठे करके और उसका स्टोर कर लेता था। इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह आदिम काल में मनुष्य करता था। महान झील औद्योगिक प्रदेश है, वो किस औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो महान औद्योगिक जो झील क्षेत्र है वो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपना आंसर हो जाएगा। उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की क्रिया, उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की जो क्रिया है वो कौन से क्रियात्मक अर्थव्यवस्था, कौन सा क्षेत्र है जिसमें शामिल है? तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। अभी एग्जाम नज़दीक है, ये सब हमें याद होने ही चाहिए। तो चलें हम शून्य से शिखर की ओर बढ़ सकते हैं और बढ़ने का प्रयास करें। तो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की जो क्रिया है वो उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की क्रिया कौन से समूह उसमें स्तर में है, ये बतानी है अपन को। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, ये 5 जो क्षेत्र हैं ये अपने को बिल्कुल याद होने चाहिए। प्रथम जो क्षेत्र है वो कृषि से संबंधित है, कृषि कार्य। दूसरा जो क्षेत्र है वो उद्योग से संबंधित है, विनिर्माण से संबंधित है। तीसरा जो क्षेत्र है वो सेवा से संबंधित है, सेवा क्षेत्र है। तो ये जो चौथा क्षेत्र है ये तीसरे क्षेत्र का ही उपक्षेत्र है, और जो 5वां है वो भी उसका उपक्षेत्र है। तो अपने को निर्णय लेने की क्रिया कौन से क्षेत्र में आती है? तो ये निर्णय लेने की जो क्रिया है ये 5वें क्षेत्र में आती है। सलाह संबंधी और निर्णय संबंधी जो प्रशासनिक गतिविधियां होती हैं वो अपने 5वें क्षेत्र में आती। अब हमारा खंड ब होगा और हमारे प्रश्न होंगे लघुतरात्मक। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर बताइए। अब हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर कर लेते हैं। भौतिक भूगोल है वह वस्तुतः पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव भूगोल में जो भौतिक है यानी प्रकृति है, भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच का जो संबंध है और वहाँ जो घटनाएं घटित होती हैं, परिघटनाओं का स्थानिक वितरण जो है, परिघटनाओं का जो स्थानिक वितरण है उसके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। 5वां नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है मानव भूगोल में संभववाद उपागम की जो प्रमुख विशेषता है वो बतानी है। तो संभववाद जो अपना क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने शेखावाटी मिशन PDF में बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझा रखा है। आप वहाँ ज़रूर जाएं और देखें उसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का भी भला करें, खुद का भी करें, हम खुद भी बढ़ें, दूसरों को भी बढ़ाएं, शून्य से शिखर तक पहुँचने का प्रयास करें, एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। मानव अपने वातावरण में, अपना जो क्वेश्चन है एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। मानव भूगोल में संभववाद उपागम की विशेषता बतानी है। तो मानव भूगोल में संभववाद की विशेषता देख लेते हैं। मानव अपने वातावरण में आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। वह प्रकृति को संशोधित ही नहीं वरन परिवर्तित भी कर सकता है, प्रकृति को परिवर्तित भी कर सकता है, प्रकृति पर विजय भी पा सकता है। मानव चाहे तो प्रकृति पर विजय भी पा सकता है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है मानव को प्रकृति अवसर प्रदान करती है। मानव उसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती है। यानी एक दिन मानव उसको अपना पूरी तरह से प्रकृति का मानवीकरण कर देता है। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो बस्ती के प्रकार हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। बस्ती का जो टॉपिक हमारा है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें शेखावाटी मिशन PDF में आपको बताया जा चुका है कि ये पाठ कितने नंबर का आएगा, किस पाठ से कितने प्रश्न हमारे पढ़ सकते हैं। ये सब बड़े सरल और सहज तरीके से उसका PDF का हमने विश्लेषण
किया था, उसको आप ज़रूर देखें। नगरीय बस्ती, अब नगरीय बस्ती किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। भारत के वे सभी स्थान जहाँ नगर पालिका, नगर निगम और जो छावनी बोर्ड, नगर पालिका, नगर निगम और जो छावनी बोर्ड है, या अधिसूचित नगरीय जो क्षेत्र हैं, और कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5000 व्यक्ति वहाँ निवास करते हो, वह जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, नगरीय बस्ती कहलाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नगर रणनीति, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नगर रणनीति प्राथमिकताएं लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की हम प्राथमिकता, कौन सी प्राथमिकता डिसाइड की है संयुक्त राष्ट्र ने, वो देख लेते हैं। नगरीय गरीबों के लिए आश्रय का स्थल है, उसमें वृद्धि करना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आधारभूत जो नगरीय सुविधाएं हैं, जैसे शिक्षा है, प्राथमिक स्वास्थ्य है, जल सफाई का प्रबंधन है, आदि की व्यवस्था या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। 3 जो नंबर है अपना, महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, यानी महिलाओं को राज्य की सुविधाओं तक पहुंच करना, सुधार लाना आदि हैं। जो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो होगा कि ऊर्जा का जो उपयोग है उसके वैकल्पिक परिवहन तंत्र को मजबूत बनाना। 5वां जो हमारा पॉइंट है वो है प्रदूषण को कम करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने डिसाइड कर रखे मापदंड। भारतीय भाषाओं के परिवारों के नाम लिखने। भारतीय भाषाओं के 4 परिवार हैं। पहला ऑस्ट्रिक, दूसरा द्रविड़ और तीसरा चीनी तिब्बती परिवार, और जो चौथा है वो भारतीय यूरोपीय परिवार। तो हमने भारतीय यूरोपीय परिवार ऊपर भी नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है अपकर्ष कारक किसे कहते हैं। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई 4 अपकर्ष कारक बताने। अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक, ये कारक आपको बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक कारक पूछा जा सकता है, अति महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसमें देख लेते हैं अपकर्ष कारक। वे कारक जो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख अपकर्ष कारक हैं उनको देख लेते हैं। अब पहला है रोजगार का बेहतर अवसर। जहाँ रोजगार का बेहतर अवसर होगा तो वो जो रोजगार का अवसर है वो लोगों को आकर्षित करेगा, लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे, वहाँ जाकर रहना पसंद करेंगे। दूसरा जो अपना पॉइंट है वो है उच्च शिक्षा प्राप्ति का अवसर। जहाँ शिक्षा की अच्छी सुविधाएं होंगी, अवसर होगा, वहाँ लोग जाना पसंद करेंगे, अपने बच्चों को रखना पसंद करेंगे, वहाँ अपना खुद का भी रोजगार करना पसंद करेंगे। तीसरा जो हमारा है वह है बेहतर स्वास्थ्य की जो सुविधाएं होंगी तो लोग वहाँ जाकर बसना पसंद करेंगे। चौथा है नियमित काम का मिलना। लोगों को रोजगार मिल जाएगा, नियमित काम मिलेगा तो भी लोग वहाँ जाना पसंद करेंगे। भारत में ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? प्रकारों का वर्गीकरण करना है कि कितने प्रकार की बस्तियां हैं। ऊपर भी मैंने बता दिया कि जो बस्तियां हैं ये टॉपिक है अपना अति महत्वपूर्ण है, इससे ध्यान रखें। 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया बस्तियों का। 4 प्रकारों में कौन सी? गुच्छित बस्तियां, अर्धगुच्छित बस्तियां, ये अर्धगुच्छित बस्ती है। तीसरा जो है पल्लीकृत बस्ती, और चौथा जो हमारी परीक्षित बस्ती। 4 बस्तियां हैं। तो परीक्षित बस्ती। प्राचीन नगर तथा किला नगर में अंतर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है प्राचीन नगर में और किला नगर में अंतर करना है। तो देख लेते हैं अपन प्राचीन नगर कौन से होते हैं और किला नगर कौन से होते हैं। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हैं, यानी 2000 साल जो पुराने जो नगर हैं, जिनका विकास धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ, प्राचीन नगर कहलाते हैं। बड़ी सरल परिभाषा है, जैसे वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, ये नगरों में आते हैं। इसके विपरीत वे नगर जिनका निर्माण मध्यकाल के प्राचीन नगरों के खंडहर के रूप में, मध्यकाल में प्राचीन नगरों के खंडहर
ऊपर मुख्यतः रजवाड़ा राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ था, उन्हें कहा जाता है नगर, किला। उन्हें कहा जाता है किला, यानी इस प्रकार के मुख्यालयों को किला कहा जाता है। जैसे दिल्ली, हैदराबाद और जयपुर, ये किला नगर के रूप में जाने जाते हैं। तो हमने सीखा कि धार्मिक जो पृष्ठभूमि वाले या सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में जो नगर होते हैं, 200 साल पुरानी जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, उन्हें प्राचीन नगर, और जो किला नगर जो मध्यकाल के एक मुख्यालय के रूप में स्थापित हुए हैं, उन्हें किला नगर। जैसे जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली। शुष्क कृषि, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि। ये आर्द्र कृषि है, शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर बताना है अपन को। तो शुष्क कृषि कौन सी होती है? जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। कम वार्षिक वर्षा, यानी एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है उन्हें शुष्क कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि के अंतर्गत शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। जैसे रागी, बाजरा, चना आदि शुष्क कृषि के उदाहरण हैं। जबकि फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा, यानी आवश्यकता से अधिक जहाँ वर्षा होती है और उन क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है, उन फसलों को आर्द्र कृषि कहते हैं। इसमें चावल, जूट है, चावल, जूट, गन्ना आदि इसी प्रकार की फसल हैं। चावल, जूट, गन्ना आर्द्र कृषि की फसल है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारक बताने हैं। जल संसाधनों की कमी के उत्तरदायी कारक। देश में जल संसाधनों में तेजी से आ रही कमी के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरा जो कारण है वो है बढ़ता घरेलू उपयोग। तीसरा जो है वो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उसमें जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है सिंचाई में आवश्यकता। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है जल प्रदूषण। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है 14 नंबर। सुमेलित करना है हमें। एक तरफ सड़क दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी लंबाई दी हुई है। तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय महामार्ग, ये है 1,76,366 किलोमीटर वाला। दूसरा है राज्य महामार्ग, तो ये है 5,61,940 किलोमीटर। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा जिला सड़क वाला, तो 1,10,011 किलोमीटर। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है परिवहन के साधनों को चित्र द्वारा दर्शाना है। चित्र बनाना है परिवहन के साधनों का, तो चित्र द्वारा दर्शाना है। अब हम देख लेते हैं कि परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं। पहले परिवहन के साधन स्थल, यानी जो जमीन पे चलने वाले साधन हैं, फिर जल पानी में, फिर वायु। ये देख लेते हैं अपन साधन। तो जो जल है, स्थल है, उससे सड़क, रेल, पाइपलाइन, ये सब क्या है? स्थल साधन है। सड़क है, रेल है, पाइपलाइन है, ये स्थल पे भी बनाए जाते हैं। पाइपलाइन है वो स्थल में बिछाई जाती है। रेल की पटरियां स्थल पे बनाई जाती हैं, भूमि पे बनाई जाती हैं। सड़क है वो भी स्थल पे ही बनाया जाता, भूमि पे ही बनाई जाती। अब जो जल है वो है अंतरस्थलीय जल, सागरीय और महासागरीय जल। जो वायु परिवहन, अब बच गए हमारा वायु परिवहन। वायु परिवहन भी हमारा 2 भागों में है, तो हम 2 भागों में देख लेते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। ये वायु परिवहन है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है 16 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कई बच्चों कंफ्यूज रहते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जो थोड़े बड़े उत्तर लिखने होंगे हमें। ये 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अब हमारे प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है?
प्रौद्योगिकी नवाचार को देख लेते हैं। उद्योगों की स्थापना में परिवहन एवं संचार, उद्योगों की स्थापना में परिवहन एवं संचार की सुविधाओं की जो अभिगम्यता है उसकी भूमिका बतानी है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार देखते हैं। पहले शोध एवं जो दीक्षित विधियां हैं या कुशल जो विधियां हैं उनके द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण करने की जो तकनीक है उस क्षमता को समाप्त करने तथा प्रदूषण को नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य प्रौद्योगिकी नवाचार में आते हैं। यानी तकनीक के नवाचार से संबंधित कार्य आते हैं। कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए, बनाई गई सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए, जो फैक्ट्रियों में जो सामान बना है, उद्योग में जो सामान बना है, उस सामान या सामग्री को बाजार तक पहुंचाने की जो तीव्र और सक्षम जो क्रिया है वो परिवहन है, वो परिवहन सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं को औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक माना गया है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी जो अमेरिका के देश हैं कि जो पूर्वी भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित है। ये विकसित देश हैं। तो विकसित होने के कारण हमेशा इन क्षेत्रों में ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं और जो आधुनिक उद्योग हैं, परिवहन तंत्र है, ये उससे जुड़े हुए हैं। उद्योगों के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए संचार है वो अति आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो 17 नंबर, पर्यटन को आकर्षित करने वाले 3 कारक। पर्यटक ज़्यादा क्यों आएंगे? तो पर्यटन को आकर्षित करने के 3 कारक हमें समझने हैं कि आखिर पर्यटक आएंगे क्यों। कुछ तो देखने को मिलेगा उनको, तभी तो आएंगे। तो देख लेते हैं हम क्यों आएंगे। भूदृश्य, अगर वहाँ का कुछ देखने लायक हो, उस क्षेत्र विशेष में कुछ देखने लायक हो, तो वहाँ पर्यटक आकर्षित होंगे। ये पहला कारक होगा हमारा भूदृश्य। प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित करने वाले पर्यावरण में ही जाता है, विशेष करके अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, जैसे पर्वत हों, झीलें हों, दर्शनीय समुद्री तट हो आदि में जाएगा। दूसरा जो पॉइंट हमारा इतिहास एवं कला, यानी उस क्षेत्र की या उस एरिया का इतिहास इस प्रकार का रहा हो, कला उस क्षेत्र की इस प्रकार की रही हो कि उस क्षेत्र के इतिहास और कला में आकर्षण होता हो, तो लोगों को अपने आप वहाँ आकर्षण मिलेगा और व्यक्ति वहाँ घूमने के लिए या पर्यटन के मकसद से आएगा। व्यक्ति प्राचीन और जो थर्ड जो अपना ऑप्शन है वह व्यक्ति प्राचीन और सुंदर नगरी पुरातत्व स्थलों पे जाते हैं, ताकि किलों, महलों और गिरजाघरों को देखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं अपना। तीसरा जो ऑप्शन है वो है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, यानी मानव जाति है और स्थानीय जो रीति रिवाज है मानव जातियों में और स्थानीय जो रीति रिवाज हैं वो पसंद करने वाले लोग वहाँ आकर्षित होंगे। कुछ लोग हैं वो स्थानीय लोगों की जो संस्कृति है उसको पसंद करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था उनको आकर्षित करती हो तो लोग वहाँ जाएंगे। कहने का मतलब है कि स्थानीय रीति रिवाज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि कोई प्रदेश है वो पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है और वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। वर्तमान समय में लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि व्यक्ति घरों में रुकना पसंद करते हैं और लाभदायक भी मानते हैं। तो ये एक प्रकार का व्यापार बन गया है। जैसे गोवा में तो इसको कहते हैं हेरिटेज होम्स, ये अति महत्वपूर्ण है। हेरिटेज होम्स कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग, कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग कहते हैं, गोवा में इसको हेरिटेज होम्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। नेक्स्ट जो 18 का प्रश्न है वो है हमारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में धरातलीय और भौम जल के उपयोग को बताएं। धरातल का जल जो भूमि के ऊपर तालाब बावड़ियों में हमारे होता है। दूसरा भौम जल भूमि के नीचे का जो जल है वो बताना है, उपयोग बताना है उसका। विभिन्न क्षेत्रों में धरातलीय और भौम जल के उपयोग को बताएं। परंपरागत रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी 2/3 भाग कृषि पे निर्भर है और इसी कारण
पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के विकास को प्राथमिकता दी गई थी और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाने पर जोर दिया गया था। जैसे भांखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई, हीराकुंड परियोजना बनाई गई, दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई और नागार्जुन सागर परियोजना बनाई गई, दामोदर घाटी नागार्जुन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में, ये बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई। देश में धरातलीय और भौम जल का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग है वो निम्न प्रकार से है, देख लेते हैं हम। पहला जो प्रकार है कि भौम जल और धरातलीय जल का किस प्रकार से उपयोग कृषि क्षेत्र में। वर्तमान में देश में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक होने के कारण धरातल ये और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्यों में ही होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो औद्योगिक क्षेत्र में। पहला जो पॉइंट है वो कृषि क्षेत्र में और दूसरा पॉइंट जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में धरातलीय जल का मात्र 2% और भौम जल का जो प्रतिशत है वो 5% का ही उपयोग हो रहा है। तीसरा जो क्षेत्र हमारा है वो है घरेलू सेक्टर, घरेलू कार्य। तीसरा जो क्षेत्र है वो घरेलू कार्य में सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक किया जाता है। तीसरा जो लास्ट जो हमारा खंड है, द खंड है, वो है निबंधात्मक प्रश्नों का। प्रश्न 19 है हमारा, टिप्पणी लिखनी है। अब हमें निम्न पे टिप्पणी लिखिए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ बताना है और आप दूसरा जो अपना पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है, इस पे टिप्पणी लिखेंगे। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो बताने हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि भूमि की प्रत्येक इकाई पर रह रहे लोगों के पोषण की जो सीमित क्षमता होती है, तो यही अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या कहें कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में इसे मापा जाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इस दूसरा है विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाला। जनसंख्या घनत्व को निकालने का सूत्र देख लेते हैं एक बार हम। जनसंख्या में भाग देंगे हम क्षेत्रफल का। जनसंख्या में हम भाग देंगे क्षेत्रफल का। दूसरा, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला है उच्चावच पर्वतीय पठारी और उबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग कम रहते। उच्चावच और पठारी प्रदेशों में, उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहेंगे, जबकि मैदानी भाग और उपजाऊ जमीन होगी या भूमि होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है जलवायु यानी अधिक ठंडी जलवायु होगी या अधिक गर्म जलवायु होगी तो वहाँ भी लोग जनसंख्या में कम रहेंगे, वहाँ विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे। इसके विपरीत जहाँ शीतोष्ण जलवायु होगी या मानसूनी प्रदेश होंगे तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। ये कारक हैं, तो हमने कारक देख लिया, जलवायु, उच्चावच देख लिया, जलवायु देख लिया। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा कारक है वह है मृदा का उपजाऊपन, यानी उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में फसल अधिक पैदा की जाती है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। तो इसी कारण नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो खनिज संपदा, यानी जहाँ खनिज संपदा पाई जाएगी वहाँ भले ही विषम जलवायु हो फिर भी लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ खनिजों की उपलब्धता है, तो वहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो जैसे ऑस्ट्रिया की कुलगाड़ी और कालूगुड्डी की जो खाने हैं वो विपरीत परिस्थितियों के कारण भी लोगों को आकर्षित करती हैं। तो ये आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये विपरीत जलवायु के कारण भी ये जो खनिज पट्टियाँ हैं जैसे कुलगाड़ी और कालूगुड्डी की खाने हैं, ये लोगों को आकर्षित करती हैं। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ खनिजों की उपलब्धता के कारण लोगों को रोजगार की समस्या नहीं आती। वनस्पति, पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा
वो होगा वनस्पति अधिक होनी, यानी घने जंगलों में जनसंख्या का जमाव नहीं होगा, कम होंगे लोग। किंतु जो कोणधारी वन हैं वो आर्थिक उपयोगिता उनकी अधिक होने के कारण लोग वहाँ अधिक रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ आर्थिक उपयोगिता अधिक है उनकी कोणधारी वनों की, तो लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। 20 का हमारा प्रश्न है कि उद्योगों के वर्गीकरण को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण देखना है अब हमें, किस प्रकार कर सकते हैं। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल कर उनको उपयोग योग्य बनाने की जो क्रिया है उसे उद्योग कहते हैं, उस क्रिया को उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो आकार है वो पूंजी निवेश के आधार पे, पूंजी निवेश के आधार पे, श्रम शक्ति के आधार पे इस प्रकार के उद्योगों को 4 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से? 4 भागों में। वृहत उद्योग यानी बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। 4 प्रकार के उद्योग। वृहत उद्योग बड़े उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, तीसरा लघु उद्योग और चौथा कुटीर उद्योग। तो हमने देखा पूंजी निवेश के आधार पे और श्रम शक्ति के आधार पे। फिर हमारा स्वामित्व के आधार पे, स्वामी कौन है उसका, सरकार है, कोई एक व्यक्ति है या कुछ व्यक्ति हैं, तो उसके आधार पे 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी, और फिर है दूसरा व्यक्तिगत क्षेत्र, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार का रोल रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार का रोल रहता है। व्यक्तिगत क्षेत्र जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण और उसका लाभ रहता है। सहकारी क्षेत्र जिसमें कुछ व्यक्ति मिलजुल कर सहयोग से कार्य करते हैं। फिर अपना तीसरा है, 3 नंबर वाला है कि उत्पाद उपयोग के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग, और चौथा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग देख लेते हैं हम 4 भागों में। कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ, उनके आधार पर चलते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग है, वो कपास एक कच्चा उत्पाद है, उसके लिए तो ये कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना उद्योग है, ये भी कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि गन्ने से चीनी बनती है, यानी चीनी उद्योग भी कृषि आधारित उद्योग है। वन आधारित यानी वनों से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, गोंद है, लकड़ी है, इसके आधार पे फर्नीचर उद्योग है, इसके आधार पे बनने वाले जो उद्योग हैं वो है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है खनिज आधारित उद्योग, यानी खनिज पदार्थों के आधार पे जो उद्योग लगाए जाते हैं, वो कच्चा माल के रूप में जहाँ खनिजों का उपयोग किया जाता है वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है निर्मित माल के आधार पे आधारित उद्योग, 5वां हमारा नंबर होगा, वो है निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पे आधारित उद्योग। ये होते हैं धातु कर्म उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक और रबड़ उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य जो संसाधन है वो उद्योग, विद्युत उत्पादन वाले उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, संचार उद्योग आदि। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 21 नंबर, वो मानचित्र से संबंधित है। 4 नंबर मानचित्र के आने वाले हैं, तो मानचित्र को भर भर कर अभ्यास करें, खाली मानचित्र ले लें। परीक्षा से पहले उनका एक बार जरूर अभ्यास करें। एक संसार का मानचित्र भर के देख लें, एक भारत का मानचित्र भर के देख लें आप। तो हमारे जो स्थान हैं संसार के मानचित्र में वो हैं संघाई, दुर्गापुर, मॉस्को और टोक्यो। संघाई चीन में है, तो जब आपको विश्व के मानचित्र में चीन की स्थिति का पता होगा तो आप संघाई भर देंगे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल भारत में है, तो मॉस्को रूस में है, रूस का शहर है। टोक्यो जापान में है, तो आपको विश्व के मानचित्र में जापान का ध्यान होगा, तो वहाँ आप टोक्यो भर देंगे। दिए गए मानचित्र में जो 22 का हमारा प्रश्न होगा वो है दिए गए मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है। तो नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है मैप में वो आपको ध्यान होगी, तो आप नासिक ज़रूर भर देंगे। पटना बिहार में है। अमृतसर है वो पंजाब में है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। शिक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर था हमारा 4th मॉडल पेपर आज हमने हल कर लिया।
शेखावाटी मिशन PDF के अति महत्वपूर्ण नोट्स डाले जा चुके हैं, यानी महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए रोज डाला जा रहा है। आप इसको ज्वाइन करें, पढ़ें और प्रयास करें कि हम शून्य से शिखर तक पहुँचे। एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। तो चलो सफलता की तरफ चलें। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हित में हमेशा ही नया कंटेंट डाला जाता रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात लिखें। ये सारा प्रयास आपके लिए हो रहा है, तो आप लगे रहें। अभी भी हमारे पास समय है, हम लगे रहें, प्रयास करें, आगे बढ़ें। बहुत कुछ किया जा सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। हम अपना भविष्य बना रहे हैं। आगे बढ़ें, सफलता की ओर बढ़ें, शून्य से शिखर की ओर बढ़ें।